हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो आज के दौर में, मतलब आज के टाइम में, आज के डेट में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। दोस्तों, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उससे रिलेटेड ही कुछ टॉपिक है। क्योंकि आज हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के बारे में बात करेंगे। जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन हैं आज के डेट में, तो वो आजकल बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, अपने घर को रिटर्न करने के लिए बहुत सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ये एक एक्ट भी है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। तो उस एक्ट में जो भी है वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपका नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसको छोड़ के, नेट एग्ज़ाम को छोड़ के, आपका जितना भी PSU लेवल का एग्ज़ाम है और जो भी EPFO का तैयारी जो भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखिए। और मैं एक और बात आपको बोल देना चाहता हूँ कि ये जो माइग्रेंट वर्कमैन हैं और जो भी लेबरर्स हैं, ये जो कोरोना वायरस के महामारी से जो भी हमारा इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, उसको नज़र में देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लेबर लेजिस्लेशन में, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कोई कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेबर लॉ में कुछ बदलाव किए हैं स्टेट वाइज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लेबर लॉ में बदलाव करना ठीक नहीं है। ठीक है, वो वेलफेयर और वो प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स के लिए वो सही नहीं है। आपके क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आज के टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये एक्ट कब बनाया गया था? ये एक्ट 1979 में बनाया गया था और 1980 में लागू किया गया था। तो पहले इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है, ये पहला तो इंटरस्टेट, उसका नाम से ही पता चल जाता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम उनके पास होता नहीं है। तो वो किसके थ्रू जाते हैं? कुछ कंट्रैक्टर के थ्रू जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो कॉन्ट्रैक्टर उनको लेके किसी एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कुछ एस्टेब्लिशमेंट में उनको काम दिला देता है। तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। हालांकि ये एक्ट बनने से उनका सफरिंग्स थोड़ा कम हुआ है, फिर भी अभी भी उनका सफरिंग्स चालू है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पहले टाइम में उड़ीसा या फिर उसके आसपास का कुछ स्टेट्स, जो भी मतलब ईस्टर्न स्टेट्स जो भी हैं, एक्चुअली क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ भी उनको इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को दादन लेबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, उड़ीसा या फिर उसके आसपास का कुछ स्टेट्स में, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही कम है। तो यहाँ के वर्कर्स जो है, उनके पास काम बहुत कम है, तो इसीलिए वो बाहर के राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उनका बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनको बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, आज भी हालांकि सफ़र कर रहे हैं, फिर भी पहले और भी ज़्यादा सफ़र किया करते थे ये एक्ट के लागू होने से पहले। ठीक है, और भी ज़्यादा सफ़र किया करते थे। तो वो सफ़रिंग्स को रोकने के लिए एक नेशन वाइड एक्ट लाना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, उड़ीसा या फिर सर्टन अदर स्टेट्स में उनको दादन लेबर बोलते हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को। तो उनका प्रॉब्लम्स क्या था? उनका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं था। ठीक है, तो हफ्ते में सारे दिन उनको काम करना पड़ता था। और जो जहाँ काम करते थे वहाँ पे बहुत ही, मतलब बहुत ही ख़राब वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे था। ठीक है, इस इस तीन चीज़ों के लिए वो बहुत ही सफ़र करते थे, एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होते थे। तो उसको रोकने के लिए, उनका प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको और उनका वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसका? दादन लेबर का लेबर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस एक हुआ था न्यू दिल्ली में 1976, 26 अक्टूबर को। तो उसका 28th सेशन था, उसमें एक डिसीज़न लिया गया। ठीक है, उसमें एक, मतलब वो बोले कि एक कमिटी
आप गठन कीजिए। उसको नाम दिया गया था कॉम्पैक्ट कमेटी। वो गठन हुआ था उसके अगले ही साल फरवरी में 1977 में। तो उस कमेटी के थ्रू उनका काम ये था कि नेशन वाइड आप स्टडी करो और एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ला लो, बना लो, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बना लो। तो ये कमेटी नेशन वाइड स्टडी करने के बाद, ठीक है, ये प्रपोजल दिया कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट बनने से पहले आपका बिल पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक प्रोसेस ही है। एक्ट बनने से पहले आपको बिल पास करना पड़ता है। कहाँ पे? पहले तो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होता है एक्ट को लागू करने के लिए। तो इसी के लिए सेंट्रल जो लेजिस्लेशन के लिए एक बिल पास हुआ था, वो हुआ था 1979 11 जून 1979 में ये बिल पास हो गया और असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिसीव हो गया। प्रेसिडेंट ने अपना परमिशन दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद 11 जून 1979 में प्रेसिडेंट का परमिशन मिल गया। उसके बाद 1980 में 2 अक्टूबर को ये लागू हो गया। ये डेट आपको याद रखना ही है। 2 अक्टूबर 1980 में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का जो एक्ट है वो लागू हो गया। तो यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 36 सेक्शंस हैं। तो 36 सेक्शंस तो बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। पहले 7 चैप्टर्स क्या है उसके बारे में थोड़ा हेडिंग्स आप देख लीजिए। चैप्टर 1 है आपका प्रिलिमिनरी, ठीक है, उसका एप्लीकेबिलिटी स्कोप ये सब चैप्टर 1 में है। और चैप्टर 2 में आपका हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, ये हो गया आपका चैप्टर 2। चैप्टर 3 में आपका क्या है? चैप्टर 3 में है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। चैप्टर 4 में आपका है ड्यूटीज़ एंड ओब्लिगेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ये हो गया आपका चैप्टर 4। और चैप्टर 5 में है आपका वेजेस, वेलफेयर एंड अदर फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 5। और 2 चैप्टर्स भी हैं। चैप्टर 6 में आपका है इंस्पेक्टिंग स्टाफ्स, चैप्टर 6। और चैप्टर 7 जो कि लास्ट चैप्टर है, जो भी मिसलेनियस प्रोविजंस है वो सब चैप्टर 7 में है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा पहला सेक्शन 1 इस एक्ट का। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपका नेट एग्ज़ाम, उसके साथ ही जो भी पीएसयू का एग्ज़ाम और ईपीएफओ का भी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये टॉपिक बहुत गर्मा गर्म टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली ये हो रहा है देश भर में लॉकडाउन की वजह से, तो उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा इन्हीं में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इस एक्ट को लेकर कोई भी डाउट आपका ना रहे। तो पहला सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन है ये एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये इंडिया में सारे जगह लागू है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन कर सकता है इस एक्ट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है कि कहीं पे ये एक्ट कुछ देरी में लागू हो सकता है, जिस दिन लागू होना चाहिए ये मैक्सिमम उसका प्रोविजंस, कोई प्रोविज़न हो गया या फिर कंप्लीट उसका एक्ट 1 ईयर के लिए मैक्सिमम पोस्टपोन कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है आपका दिस एक्ट एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 5 और मोर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट में, सारे उन ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा, ठीक है। सारे उन ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होगा जहाँ पे 5 और उससे ज़्यादा, 5 या फिर उससे ज़्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन काम कर रहे होंगे, ठीक है। और वो साल भर में कोई एक भी दिन अगर काम कर दें तो भी वो लागू होगा, ठीक है। और सॉरी, और ये एक्ट सभी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी लागू हो सकता है, ठीक है। पहले तो आपका सभी एस्टेब्लिशमेंट में लागू होगा जहाँ पे 5 और मोर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन काम कर रहे होंगे, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे होगा उस पर भी लागू हो जाएगा, ठीक है, ये एक्ट। तो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन 2 में आपका है डेफिनेशंस। तो पहले हम देख लेते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में हमारा आता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी आपका होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कौन कौन सी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कौन कौन सी केस में स्टेट गवर्नमेंट है। तो आज ऑलवेज इन एवरी एक्ट, सारे एक्ट में आप देखेंगे कॉमन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे है, रेलवे के केस में, माइन या फिर मेजर पोर्ट या फिर कोई ऑयल फील्ड हो गया, ये चारों केस होगा ही होगा सारे एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगे। इसमें दो चीज़ें आपका ऐड किया गया है, एक तो हो गया आपका कैंटोनमेंट बोर्ड और दूसरा हो गया आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। ये दोनों नया आपका ऐड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको छोड़ के बाकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट अदर हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपका होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर, सेक्शन 2A, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। JRF में ये ज़रूर हेल्प करेगा आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उन्हीं का उसी का ही डेफिनेशन, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन हम किसको बोलेंगे, ये आता है आपका सेक्शन 2E के अंदर। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, एनी पर्सन हु इज रिक्रूटेड बाय और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, बाय और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ही रिक्रूट करता है और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्रूट होता है। इन वन स्टेट अंडर एन एग्रीमेंट, ये एक स्टेट में रिक्रूट होता है, कोई एग्रीमेंट वहाँ पे होना चाहिए रिक्रूटमेंट का, या फिर कोई अदर अरेंजमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो गया इन अनदर स्टेट, तो ये एक स्टेट का बंदा, एक स्टेट का कोई आदमी जाके, समझो हमारा उड़ीसा का हो गया, कोई आदमी जाके यूपी में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर उसको लेके जाएगा यूपी, यहाँ पे कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर वो काम करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उस ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो जान सकता है, नहीं भी जान सकता, उसका नॉलेज होगा या फिर नहीं होगा वो मैटर नहीं करता। बस ये एक स्टेट से कुछ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या फिर कॉन्ट्रैक्टर खुद लेके उसको और कोई स्टेट में एम्प्लॉयमेंट दे दे, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का डेफिनेशन। तो वर्कमैन का डेफिनेशन क्या है, ये आता है आपका सेक्शन 2J के अंदर, वर्कमैन का डेफिनेशन, ठीक है। एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवार्ड। यहाँ पे ये सारे टर्म देख लीजिए ठीक से। वर्कमैन हम किसको बोलेंगे, कोई स्किल्ड लेबर हो गया, सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड या फिर मैनुअल, सुपरवाइजरी, कोई टेक्निकल लेवल पे भी काम कर रहा हो उसको भी हम वर्कमैन ही बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका है कोई क्लरिकल वर्क भी अगर कर रहा है हायरिंग के लिए या फिर कुछ रिवार्ड के लिए, कोई क्लरिकल वर्क भी कर रहा है तो उसको भी हम वर्कमैन ही बोलेंगे। तो वर्कमैन में क्या क्या नहीं आता ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नहीं आता, कोई मैनेजरियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल अगर है उसको हम वर्कमैन नहीं बोल सकते, तो वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का जो ये एक्ट है इस एक्ट के अंदर वो नहीं आएंगे। कोई सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है और वो पर मेंशन या फिर पर एक्सरसाइज पर, मतलब जो भी काम है उस काम के हिसाब से पर वर्क वो 500 रुपया अगर ले रहा है, मोर देन 500, सॉरी इट इज़ मोर देन 500, 500 से ज़्यादा अगर ले रहा है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सुपरवाइजर कैपेसिटी में काम कर रहा है और 500 से ज़्यादा पर मेंशन या फिर पर एक्सरसाइज अगर ले रहा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी कवर हो गया। तो चैप्टर 2 में क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। तो सेक्शन 4 में आपका आता है पहला सेक्शन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स, यहाँ पे क्या उसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। पहले तो आपका एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन देगा 1 मंथ के अंदर अंदर, ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड आपका याद रखना चाहिए, 1 मंथ के अंदर अंदर अगर वो एप्लीकेशन करेक्ट है, ठीक है, अगर करेक्ट है
तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है। और कौन इशू करता है? आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर इशू करता है। अगर एप्लीकेशन करेक्ट है तो वो इशू करता है 1 महीने के अंदर अंदर। एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, रजिस्टरिंग ऑफिसर ने एप्लीकेशन रिसीव कर दिया, ठीक है। तो अगर वो देखेगा एप्लीकेशन सही है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन सही या कंप्लीट है एप्लीकेशन, तो वो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। वो किसको इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इशू करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वो इशू करेगा। कौन इशू करेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर, अगर एप्लीकेशन करेक्ट या फिर कंप्लीट है। तो अगर एप्लीकेशन कंप्लीट या फिर करेक्ट नहीं है, उस केस में क्या होगा? ये केस तो हो गया आपका करेक्ट है। तो अगर कंप्लीट नहीं है तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उस एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगा, लौटा देगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, वो भी उसी 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। रिसीव करने के बाद, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अगर सही है तो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इशू करेगा कौन? रजिस्टरिंग ऑफिसर। अगर सही नहीं है तो लौटा देगा। तो अगर वो दूसरी केस भी एक है, अगर वो एप्लीकेशन मतलब लौटाया भी नहीं और इशू भी नहीं किया रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो इशू भी नहीं किया और लौटाया भी नहीं, उस केस में क्या होगा? उस केस में उसको नेक्स्ट जो 15 डेज है, उस 15 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करना होगा एस्टेब्लिशमेंट को और सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और लौटाया भी नहीं, ठीक है, तो उस केस में उसको नेक्स्ट 15 दिन के अंदर अंदर, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर उसको इशू करना ही होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपका नेक्स्ट सेक्शन आपका है सेक्शन 5। तो ये क्या बोलता है? रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वैसे रजिस्ट्रेशन हटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जैसे रजिस्ट्रेशन का पावर होता है, अथॉरिटी होता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास, वैसे रिवोकिंग का अथॉरिटी भी रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास ही होता है। पर यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है कहाँ पे और स्टेट गवर्नमेंट भी है कहाँ पे, तो उनका अप्रूवल चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए। और रिवोक कौन करेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर, वही, ठीक है। आपका सेक्शन 5 हो गया। तो सेक्शन 6 आपका आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है कि नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल एम्प्लॉय इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन। तो कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यहाँ पे इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन को एम्प्लॉय नहीं करेगा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इंटरेस्टेड माइग्रेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है चैप्टर 3। थर्ड चैप्टर में आपका क्या है? लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। तो उसमें पहला सेक्शन आपका सेक्शन 7 है। वो ये क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो लाइसेंसिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए अथॉरिटी किसके पास होता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो कौन कौन लाइसेंसिंग ऑफिसर्स अपॉइंट हो सकते हैं? ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वही लाइसेंसिंग ऑफिसर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में से कोई आके लाइसेंसिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही लाइसेंसिंग ऑफिसर बन सकता है। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर की भी लाइसेंसिंग होता है। ये कहाँ कहाँ पे होता है? आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी है उसके अंदर माइंस या हो गया, या फिर ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, रेलवे, कैंटोनमेंट बोर्ड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इसका अथॉरिटी, इसका लाइसेंसिंग ऑफिसर का, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंसिंग देने के लिए, लाइसेंस देने के लिए अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बाकी सारे केसेस में अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देने के लिए। ये हो गया आपका सेक्शन 8। तो लाइसेंस में क्या क्या होना चाहिए? जो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दिया जाता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर और इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन के बीच, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए। और रिम्यूनरेशन कितना वो दे रहा है, कितना समय काम कर रहा है, आवर्स ऑफ वर्क, फिक्स ऑफ वेजेस, कितना वेजेस फिक्स है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसका भी एक एक्ट अलग, मतलब इसका भी एक अलग सा सेक्शन है वेजेस के। और उसमें कुछ एसेंशियल अमेनिटीज़ जैसे कि वेलफेयर फैसिलिटीज़ और जो भी सेफ्टी गार्ड्स वो सब दिया गया है या नहीं, वो सब लाइसेंस में
कंटेनमेंट मतलब लाइसेंस में होता है ये सब डाटा। और नेक्स्ट सेक्शन है आपका रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंसेस। लाइसेंस को अगर रिवोक किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है या फिर लाइसेंस को अगर कुछ अमेंडमेंट किया जाता है, ये इसके अंदर है। तो इसका भी अथॉरिटी किसके पास है? लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास ही है इसका अथॉरिटी। इस सेक्शन में और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका हो गया अपील। ठीक है, एनीवन हु इज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर अंडर रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, मतलब इसके अंडर जो भी ऑर्डर हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका या फिर रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए, और लाइसेंसिंग या फिर लाइसेंस को रिवोक या फिर सस्पेंड करने के लिए जो आपका ऑर्डर दिया गया है, उसमें अगर कोई अग्रीव्ड होता है, उसमें अगर कोई मतलब राज़ी नहीं होता, ठीक है, उसको अगर कोई मानता नहीं, तो वो अपील कर सकता है। तो वो कितने दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है? विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर ही अपील कर सकता है। वो ये जो प्रोसेस हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा? ये अपीलेट ऑफिसर को अपील करेगा। और अपीलेट ऑफिसर को मतलब नॉमिनेट वो किया जाते हैं। अपीलेट ऑफिसर्स कौन नॉमिनेट करता है? आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। तो वो जो अपीलेट ऑफिसर्स हैं, जो अपील दिया गया उनको, ये देने के बाद से 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर नहीं, आफ्टर 30 डेज लिखा है यहाँ पे, 30 दिन के बाद वो उस अपील को एंटरटेन करते हैं, उस अपील का कुछ हियरिंग करते हैं। 30 दिन के बाद देखते हैं अपील का जो भी डिसीजन उनको लेना होता है 30 दिन के बाद ही लेते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 में हम अब आ गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है ड्यूटीज़ एंड ओब्लिगेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के ड्यूटीज़ और ओब्लिगेशंस। तो पहले सेक्शन 12 में आपका है ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें पहला ड्यूटी आपका क्या है? टू फर्निश सच पर्टिकुलर्स अबाउट द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर विद इन 15 डेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट होने के 15 दिन के अंदर अंदर ही जो भी उनका डाटा है उनके अकॉर्डिंगली वो सब फर्निश करना चाहिए। ये ड्यूटी किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टर का ड्यूटी। और वो जो डाटा है वो सब एक पासबुक में रहना चाहिए। वो मतलब उनका एड्रेस हो गया या फिर नाम पता या फिर एड्रेस जो भी उनका है, वो कहाँ पे काम करते हैं, किस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, किस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते हैं, कितना वेजेस वो पाते हैं, किन किन वर्किंग कंडीशन में वो काम करते हैं, वो सब हो गया। तो वो सब उस पासबुक में रहना चाहिए। ये किसका ड्यूटी है? कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, और वो पासबुक को मेंटेन भी करता है कॉन्ट्रैक्टर। तो ये हो गया आपका चैप्टर 4। चैप्टर 5 में आते हैं अब वेजेस, वेलफेयर एंड अदर फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड टू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। जो भी आपका वेजेस है या फिर वेलफेयर या फिर कुछ फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड किया जाता है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को, ये सब आपका 5th चैप्टर में आता है। तो सेक्शन 13 में आपका क्या है? वेजेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, जो वेजेस दिया जाता है, मैं जब बोल रहा था कि ये वेजेस वाला एक सेक्शन है आगे, तो यही सेक्शन है। जो भी वेजेस दिया जाता है वो मिनिमम वेजेस से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर मिनिमम वेजेस जो भी है उससे कम नहीं होना चाहिए। और सेक्शन 14 के अंडर आपका डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है, ये ध्यान से आपको देख लेना चाहिए। ये एक्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, और उसके बाद है आपका जॉर्नी अलाउंस, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कितना दिया जाता है आपका? 50% ऑफ द मंथली वेजेस और ₹75 विच एवर इज हायर, लोअर नहीं लिखा है, हायर। ठीक है, तो मंथली वेजेस जितना है उनका उसका 50% और ₹75 विच एवर इज हायर, जो भी हायर है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कौन देता है? कॉन्ट्रैक्टर। इसमें भी एक पॉइंट है, वो आगे आएगा, मैं बताऊँगा, नहीं अभी भी बता देता हूँ। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास शायद जिस टाइम में अगर कॉन्ट्रैक्टर अनेबल है देने के लिए, तो उस टाइम पे आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दे सकता है। और वो जब देगा, जितना भी देगा, कुछ पोर्शन हो गया या फिर पूरा हो गया, जितना भी देगा वो बाद में कॉन्ट्रैक्टर से वो ले लेगा। ठीक है, रिकवर कर लेगा कॉन्ट्रैक्टर से। तो उसके बाद सेक्शन 15 में आपका है जर्नी अलाउंस। ठीक है, तो जर्नी अलाउंस आपका कितना है? जो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड जर्नी है, मतलब वर्किंग प्लेस से आपका घर को, होम
या फिर होम से आपका रेसिडेंस जो है आपका होम, वहाँ से वर्किंग प्लेस, जितना फेयर है उतना आपका जर्नी अलाउंस होना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, तो ये जर्नी अलाउंस भी अगर नहीं देता है उस केस में भी वो देगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है तो वो भी इस केस में भी वो बाद में रिकवर करेगा कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, तो सेक्शन 16 में आपका है अदर फैसिलिटीज़। एक क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जो भी फैसिलिटीज़ है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूटी में आता है उस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आपका रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वर्किंग कंडीशंस, बेटर वर्किंग कंडीशंस आपका हो गया, या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, या फिर कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़। और भी कुछ है जैसे कि सेफ्टी, जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो सब भी कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी में आता है, वो सब उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो सेक्शन 17 आपका नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। तो पेमेंट ऑफ वेजेस का किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो मैं बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस या फिर जर्नी अलाउंस अगर नहीं प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर तो उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। तो इस केस में भी वही है, अगर वेजेस भी प्रोवाइड नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर अनेबल है ये अगर मतलब कुछ पोर्शन अगर प्रोवाइड करता है या फिर बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता, तो जितना भी प्रोवाइड नहीं करता वो सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो जो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर उसको भी वेजेस को भी बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन 18 में आपका है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इसमें वही लिखा है जो बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस और जर्नी अलाउंस अगर वो प्रोवाइड नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड करेगा और बाद में वो रिकवर कर लेगा कॉन्ट्रैक्टर से। ये आपका 5th चैप्टर कवर हो गया। तो 6th चैप्टर में आपका क्या है? इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो पहला सेक्शन 6 चैप्टर का सेक्शन 20। तो 20 में आपका है इंस्पेक्टर्स। उसका अपॉइंट कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो सेक्शन 6 में एक ही सेक्शन था चैप्टर 6 में। ठीक है, उसी सेक्शन का एक इम्पोर्टेंस था चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 7 में मिसलेनियस आता है। सेक्शन 22 हम देख लेते हैं। सेक्शन 22 में क्या है आपका? इन केस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के रिलेटेड, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन उसके हिसाब से एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर 6 मंथ उस डिस्प्यूट का एक्सपायर हो गया, मतलब 6 मंथ उस डिस्प्यूट का नहीं, वो जब रिटर्न करता है उसके घर को अगर रिटर्न करेगा, ठीक है, उसका जो कंप्लीसन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कंप्लीट हो गया और वो घर को रिटर्न कर गया, तो उसके बाद से 6 महीना अगर चला गया, ठीक है, तो कोई भी आपका डिस्प्यूट जो भी कंप्लेंट होगा उसके अगेंस्ट कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 6 महीना अगर चला गया घर को रिटर्न करते हुए। तो उसके बाद है आपका सेक्शन 23 में आपका मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, ये कौन मेंटेन करता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों मेंटेन करते हैं रजिस्टर और रिकॉर्ड। और ऑब्स्ट्रक्शंस है। ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है काम से हो गया, या फिर कोई लाइसेंसिंग ऑफिसर या फिर उस किसी को अगर इंस्पेक्टर को अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से या फिर किसी भी पर्पज़ से अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोई, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मैक्सिमम 2 ईयर्स, और फाइन भी हो सकता है मैक्सिमम 2000 रुपीज़, और दोनों भी हो सकता है। और कोई विलफुल रिफ्यूज़ल, अगर जानबूझ के कोई मना कर रहा है, इंस्पेक्टर का कोई ऑर्डर है तो कुछ मतलब फर्निश करना हो या फिर कुछ देना हो, कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई इंस्पेक्टर कोई ऑर्डर देता है, उसको अगर कोई मना करता है जानबूझ के, तो उसको भी वही 2 ईयर्स मैक्सिमम जेल या फिर 2000 रुपया फाइन मैक्सिमम, और दोनों भी हो सकता है, सेम है दोनों में। अगर कोई प्रोविजंस को अगर कंट्राविन कर रहा है, सेक्शन 25 में आपका है ये, तो उसको इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम हो सकता है 1 साल के लिए बढ़ के, और फाइन मैक्सिमम 1000 रुपया हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, और इस केस में अगर कोई कंटिन्यूसली ऑफेंस किया, एक पहला ऑफेंस के बाद अगर दूसरी बार या फिर उसके बाद अगर कुछ बार ऑफेंस करता है, तो वो सारे केसेस में मैक्सिमम उसको पर डे 100 रुपया देना पड़ेगा फाइन के रूप में।
ठीक है। और ये तो फाइन अलग है 1000 रुपया का, उससे हट के मैक्सिमम 100 रुपया एक दिन में एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा उसको। तो सेक्शन 28 में आपका है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो कोई भी कोर्ट अगर इन्फीरियर है आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास से, कोई भी कोर्ट अगर इन्फीरियर है वो कोई भी ऑफेंस को हियरिंग नहीं करेगा। ठीक है। तो सेक्शन 29 में आपका है नो कोर्ट शल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 3 months फ्रॉम द ऑफेंस कमिटेड डेट। अगर जो जिस दिन ऑफेंस किया गया होगा या फिर इंस्पेक्टर या फिर कुछ प्रूफ के हिसाब से जिस दिन ऑफेंस हुआ होगा उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई कंप्लेंट नहीं किया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट पनिश नहीं कर सकता। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, और सेक्शन 39 में आपका क्या है, नहीं इसी सेक्शन में सेक्शन 29 में आपका है डिजोबेइंग एनी ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट। अगर कॉन्ट्रैक्टर के किसी ऑर्डर को कोई अगर नहीं मानता है, ये आपको शायद क्लियरली लिखा नहीं है, मैंने बाद में ऐड किया, इसमें जगह नहीं था। ठीक है। कोई एक भी पॉइंट अगर छूट जाए तो वो एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए मैंने मतलब सही तरीके से स्क्रीन किया है एक्ट को। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के ऑर्डर को डिसोबे करता है, नहीं मानता है, मानने के लिए मना कर देता है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकता है विद इन 6 months ऑफ ऑफेंस। जिस दिन ये ऑफेंस कमिट हो गया उसके हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है पावर टू एग्जेम्प्ट इन स्पेशल केसेस। कोई भी स्पेशल केसेस हो गया उसके हिसाब से एक्ट का कुछ प्रोविजंस हो गया, ये सब अगर एग्जेम्प्ट करना हो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अथॉरिटी इसमें है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 33 में सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डायरेक्ट कर सकता है, उसका अथॉरिटी है इसमें। तो सेक्शन 34 में आपका है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। अगर एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो लागू होने के 2 साल के अंदर अंदर ही उसको मॉडिफाई करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच दिस एक्ट कम इनटू फोर्स। तो कोई डिफ़िकल्टीज अगर रिमूव करना हो तो 2 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है। और नेक्स्ट है आपका पावर टू मेक रूल्स। अगर कोई रूल बनाना होता हो तो वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, इसीलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा है, अथॉरिटी इसमें है। अगर सेंट्रल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। जो केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल अगर करता है, कोई रूल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मेक करता है अगर कोई रूल, तो उस केस में वो हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट वहाँ पे 30 दिन के लिए रहा जा सकता है। मतलब 1 या 2 सेशन जो होते हैं, तो कंटिन्यूसली 2 सेशन हो गया या फिर जितना भी सेशन है वो सब मिला के 30 दिन के लिए वहाँ पे उसके आगे रह सकता है दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वहाँ पे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम के अंदर अंदर। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 36 यहाँ पे रिपील हो गया था कुछ एक्ट, इसके बारे में सेक्शन 36 में लिखा गया है। तो दादन लेबर को लेके उड़ीसा में ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अभी भी है, पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो वो सब को कंट्रोल और रेगुलेशन करने के लिए एक एक्ट था ओडिशा दादन लेबर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 1975। ये रिपील कर दिया गया है, ये अब लागू नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके रिलेटेड इसके करेस्पॉन्ड करते हुए अगर कोई लॉ भी है तो वो भी आपका रिपील कर दिया गया है, वो भी आपका अभी लागू नहीं हो रहा है। तो ये एक्ट को लेकर एक शेड्यूल भी है। ये जो सेक्शन 21 जो मैंने यहाँ पे दिया नहीं है पहले, वो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था, पर ये शेड्यूल है सेक्शन 21, आपको याद रखना होगा। शेड्यूल क्या है आपका, लिस्ट ऑफ एनेक्टमेंट्स अंडर हुइच द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन MW यहाँ पे लिखा है,
तो ये MW का मतलब है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये हो गया आपका शेड्यूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस एक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट है ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। तो ये आपका हो गया द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। इसके बारे में जो भी डिटेल्स मैंने दिया गया है इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप अगर नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप लोग PDF के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से अगर ये वीडियो देख के या फिर बुक को उठा के नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सबका नोट्स सबके लिए हेल्पफुल नहीं रहता, ठीक है। मेरे हिसाब से आप बुक पढ़िए या फिर मेरे वीडियो अगर देख रहे हैं तो पेन एंड पेपर लेके लिख दीजिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।